गुड मॉर्निंग। डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था और काफ़ी सारे प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो हमने डिस्कस किए थे। अब कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो कार की बात करते हैं। देखो, कार पर जो डेप्रिसिएशन की छूट है उसके कुछ अलग अलग प्रोविजंस हैं, वो ध्यान में रखने जरूरी है। तो कार पे डेप्रिसिएशन के क्या क्या प्रोविजंस है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, यदि कार देसी मतलब भारत में निर्मित देसी कारों पर डेप्रिसिएशन की छूट कैसे दी जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यदि कार का प्रयोग टैक्सी के रूप में हो रहा है, तब तो आपको उसके ऊपर 30% मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन की छूट दे देगी। और यदि अन्य प्रयोग में हो रहा है, टैक्सी के प्रयोग में नहीं हो रहा, तो फिर आपको 15% छूट देंगे। हालांकि कार पे नॉर्मली 15% होती है, यहाँ पे हम अलग से, क्योंकि मैंने आपको पूरी टेबल बताई थी कि कौन कौन सी संपत्तियों पर कितनी कितनी डेप्रिसिएशन की छूट दी जाती है, लेकिन कार के ऊपर हम अलग से डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ अलग से प्रोविजंस है। दूसरी बात आती है, यदि कार विदेशी हो तो विदेशी कारों पे कैसे देंगे। तो देखो, इसमें जो मेन प्रोविजंस है, पहले तो यदि कार 1 मार्च 1975 से पूर्व खरीदी हुई है, तब तो उसके ऊपर 15% मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन की छूट देनी है। और यदि 1/3/75 के बाद 1/3/75 या उसके बाद तथा 1/4/2001 से पूर्व खरीदी हुई कार हो, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन देना ही नहीं, क्योंकि इस पीरियड में इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस थे उस पे कार पे डेप्रिसिएशन, विदेशी कार पे डेप्रिसिएशन देने का प्रावधान नहीं था। इसलिए इस पीरियड में खरीदी हुई किसी भी कार पर आपको डेप्रिसिएशन की छूट नहीं देनी है, ठीक है ना। और तीसरा, 1/4/2001 या उसके बाद यदि कोई कार खरीदी हुई है तो उसके ऊपर 15% मूल्यह्रास की छूट देनी है। और यदि विदेशी कार का यूज टैक्सी के रूप में किया जा रहा है तो फिर आपको 30% की रेट से डेप्रिसिएशन अलाउ करना पड़ेगा। तो ये कार के बारे में कुछ हमने स्पेशल प्रोविजंस जो थे उनके बारे में डिस्कशन किया। इसके बाद में अब हम लेते हैं, देखो, स्वीकृत ह्रास की गणना किस तरह से करनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये बहुत ही काम आने वाला है आपके। स्वीकृत ह्रास की गणना किस तरह से की जाएगी। तो देखो, स्वीकृत ह्रास की जब गणना करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है विभिन्न संपत्तियों का समूह, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक, निर्धारित करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि डेप्रिसिएशन जो हम लगाते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, तो बिजनेस की जो संपत्तियां हैं उन पे अलग अलग डेप्रिसिएशन ले लगता है, हर संपत्ति पर अलग अलग नहीं। डेप्रिसिएशन की रेट के अकॉर्डिंग संपत्तियों के एक समूह बनाए जाते हैं, ब्लॉक बनाए जाते हैं। तो ब्लॉक कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के मान लो 2 तरह की बिल्डिंग है आपके पास, एक रेजिडेंशियल है, एक बिजनेस पर्पज से यूज आ रही है। तो आपको पता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे मूल्यह्रास की दर 5% है और बिजनेस पर्पज से ये जो यूज आती है उसके ऊपर 10% है।
है ना। तो अब आप सोचो कि आपके पास में रेजिडेंशियल बिल्डिंग एक से ज्यादा है, मतलब आपके पास में मान लो 4 रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो हर एक बिल्डिंग पर अलग अलग डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। आप क्या करोगे, इन चारों रेजिडेंशियल बिल्डिंग की वैल्यू को जोड़ लोगे, 1 + 2 + 3 + 4, जो भी वैल्यू आएगी वो उसका एक समूह हो गया। तो ये समूह हो गया 5% की बिल्डिंग का एक ब्लॉक हो गया। तो ये ब्लॉक जो हुआ है 5% की रेट का बिल्डिंग का एक ब्लॉक हो गया है। इसमें सारे जो 4 तरह के बिल्डिंग्स है रेजिडेंशियल, उन सब की वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में क्या करते हैं कि मान लो इस साल ये तो पुरानी चल रही है, मान लो 4 बिल्डिंग है अपने पास, तो उनका जो अप्लिकेट मूल्य है रिटर्न डाउन वैल्यू, उसको हम ऐड करके ले आएंगे। इस साल आपने कोई नई बिल्डिंग खरीदी, ऐड एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, वो इसके साथ ऐड कर देंगे। और मान लो उन 4 में से कोई एक बिल्डिंग इस साल आपने बेच दी, लेस सेल ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, तो ये जो बाद में वैल्यू आएगी ये आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू कहलाएगी, या इस साल की वैल्यू कहलाएगी। इस वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है 5% की रेट से, और फिर डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद में जो वैल्यू बचेगी वो साल के एंड की रिटर्न डाउन वैल्यू होगी, जो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होगी। तो ये पूरा इस तरह से ब्लॉक बना के सॉल्व करना पड़ता है अपने को डेप्रिसिएशन। हर एक संपत्ति का अलग ब्लॉक, हर एक संपत्ति मतलब जो उस रेट ग्रुप में आती है। अब जैसे मान लो बिजनेस में यूज आने वाली 3 बिल्डिंग है हमारे पास जो 10% की रेट में आती है, तो तीनों बिल्डिंग का एक अलग ब्लॉक बनेगा। फर्नीचर एंड फिटिंग कई तरह के अपने पास, लेकिन फर्नीचर एंड फिटिंग पे 10% की रेट है, आपको पता है डेप्रिसिएशन की, तो सारे फर्नीचर और फिटिंग जितने भी है वो सारे एक ही ब्लॉक में आ जाएंगे। इसी तरह से प्लांट एंड मशीन है, प्लांट एंड मशीन 15% का ब्लॉक है मान लो, ठीक है ना। अब उसमें कई तरह की चीजें आती है, प्लांट मशीन भी आती है, कार भी आती है, ठीक है ना, और भी कोई चीज आए तो सारे एक साथ जुड़ जाएंगे। भले कार अलग चीज है, मशीन अलग चीज है, लेकिन कार को हम प्लांट एंड मशीन में शामिल कर रहे हैं, है ना। और प्लांट एंड मशीन की रेट 15% है और कार पे भी 15% है, तो वो सिंगल ब्लॉक में जाएगी सारी संपत्तियां, उसी ब्लॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज। इस तरह से ब्लॉक्स समूह निर्धारित किए जाते हैं और उन समूह के आधार पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक दो बातें जो है वो ध्यान रखने की है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, मान लो ये 4 रेजिडेंशियल बिल्डिंग है 5% रेट वाली अपने पास, ठीक है ना। इन चारों की वैल्यू मिला के 15 लाख। अब इन 4 में से ये 2 बिल्डिंग आपने सेल कर दी, सेल करने पर सेल प्राइस लेस करनी पड़ेगी। अब ये 2 बिल्डिंग मान लो आपने 20 लाख रुपए में सेल कर दी, तो आपके पास पूरा ब्लॉक ही 15 लाख रुपए का है, और उस 2 बिल्डिंग्स को आपने 20 लाख में सेल कर दिया, तो ब्लॉक तो पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। ब्लॉक पूरा खत्म हो गया है, और खत्म होने के बाद में उल्टा ज्यादा में और बेच दिया, तो 5 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है आपको, ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। डेप्रिशिएबल एसेट जितनी भी होती है उसको बेचने पे कैपिटल गेन ही होता है या कैपिटल लॉस ही होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म होता है, ये ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं होता है। चाहे वो आपने 10 साल से आपके पास में संपत्ति पड़ी है, यदि आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो कंटिन्यू उसके ऊपर, और उसको बेचने या खरीदने पर मान लो आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो 2 बिल्डिंग तो आपने बेच दी, 2 पड़ी है आपके पास, लेकिन आपका पूरा ब्लॉक खत्म हो चुका है। 15 लाख का ब्लॉक था, आपने वो 2 बिल्डिंग 20 लाख में बेच दी, तो 15 लाख का तो ब्लॉक खत्म हो गया,
और 5 लाख रुपए उस ब्लॉक पे प्रॉफिट और हो गया है आपको, है ना। तो ये प्रॉफिट तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया और ब्लॉक की वैल्यू हो गई 0। अब भले आपके पास में 2 बिल्डिंग और पड़ी है, लेकिन जब ब्लॉक की वैल्यू 0 हो चुकी है तो ये 2 बिल्डिंग भले पड़ी हो, लेकिन अब आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, क्योंकि आपका ब्लॉक पूर्णतया खत्म हो चुका है। ठीक है, एक और बात करते हैं। मान लो ये 4 बिल्डिंग है, 15 लाख रुपए इनकी वैल्यू है आपके पास में। अब ये चारों बिल्डिंग बेच दिया आपने, 4 की 4 बिल्डिंग आपने 12 लाख रुपए में बेच दी। अब ब्लॉक में वैल्यू बच गई 3 लाख। लेकिन जब सारी बिल्डिंग ही बिक गई है तो आपके पास संपत्ति तो है ही नहीं कोई। वो 4 ही बिल्डिंग थी, चारों बिल्डिंग आपने बेच दी 12 लाख रुपए में मिला के, तो आपका जब पूरा संपत्ति है ही नहीं तो डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? तो आप कहोगे ब्लॉक में वैल्यू पड़ी है ना, ब्लॉक में वैल्यू तो पड़ी है, लेकिन जब आपके पास संपत्ति नहीं है तो डेप्रिसिएशन क्यों लगाओगे आप? तो फिर ये जो ब्लॉक में वैल्यू पड़ी है, जब सारी संपत्ति बिक जाती है तो उसके बाद में जो वैल्यू बचती है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया आपके पास में। अभी ब्लॉक पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि सारी संपत्तियां इस ब्लॉक की खत्म हो चुकी है, तो फिर ये जो लॉस हुआ इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नाम लेते हैं। तो ये कुछ प्रोविजंस जो है ये स्पेशली ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो उनमें ये सब चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ब्लॉक का जो पॉइंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बाकी का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।